तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मॉडर्न पोइट्स की इस विशेष पेशकश मंटो की मई में। और मैं हूं शिल्पा मेहता, आज आपके साथ जुड़ी हूं। मैं एक ऑथर हूं, एक एजुकेटर हूं, एक फ्रीलांस एडिटर और एक स्टोरी टेलर हूं। तो कहानी शुरू करने के पहले मैं आपको सादत हसन मंटो के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। दुनिया को सालों पहले अलविदा कहने के बाद भी आज तक मंटो की कहानियां हमारे बीच जिंदा हैं। उनकी कहानियां जितनी चर्चित थी, उससे भी ज्यादा विवाद का विषय बनी रहीं। इतना ही नहीं, ये कहानियां जितनी विवादित थी, उससे कई ज्यादा सच्ची और पारदर्शी नजर आती थी, जिसे बर्दाश्त कर पाना समाज के बस की बात नहीं थी। उनकी कहानियों के किरदार को पढ़कर ऐसा लगता है कि हमारे समाज का वो हिस्सा है कि जिन पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है, और जैसे ही ये पर्दा हट जाएगा, समाज का एक दूसरा ही चरित्र सामने आ जाएगा। तो सच कहें तो मंटो की कहानियां अपने समय से बहुत आगे थीं, जिसमें समाज में फैले पाखंड और महिलाओं के प्रति अत्याचारों के बारे में खुलकर लिखा गया था। और क्योंकि मंटो साहब पाकिस्तान में रहते थे, तो उनकी लेखन शैली थोड़ी सी अलग थी। उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जो कि हमने कम सुने हैं। तो अगर पढ़ने में, कहानी वाचन में मुझसे कहीं प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, तो मैं माफ़ी चाहूँगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है निक्की। तलाक लेने के बाद वो बिल्कुल नचतन हो गई थी। अब वो हर रोज की कुलकुल और मार कटाई नहीं थी। निक्की बड़े आराम और इत्मीनान से अपना गुजर औकात कर रही थी। ये तलाक पूरे 10 बरस बाद हुआ था। निक्की का शौहर बहुत जालिम था, पल्ले दर्जे का निखट्टू और शराबी कबाबी। भांग चरस की भी लत थी। कई कई दिन भंगड़ खानों में और तकियों में पड़ा रहता था। एक लड़का हुआ था, पर वो पैदा होते ही मर गया। फिर बाद में एक लड़की हुई जो जिंदा थी और अब 9 बरस की थी। निक्की से उसके शौहर गांव का अगर उसको कोई दिलचस्पी थी तो सिर्फ इतनी कि वो उसको मार पीट सकता था, जी भर के गालियां दे सकता था। तबीयत में आए तो कुछ अरसे के लिए घर से निकाल देता था। इसके अलावा निक्की से उसको कोई और सरोकार नहीं था। मेहनत मजदूरी की जब थोड़ी सी रकम निक्की के पास जमा होती थी, तो वो उससे जबरदस्ती छीन लेता था। तलाक बहुत पहले ही हो चुका होता, इसलिए कि मियाँ बीवी की निभाह की कोई सूरत ही नहीं थी। ये सिर्फ गांव की जिद थी कि मामला इतनी देर तक लटका रहा। इसके अलावा एक बात यह थी कि निक्की के आगे पीछे कोई न था। माँ बाप ने उसको डोली में डालकर गांव के सुपुर्द कर दिया और 2 महीने के अंदर ही अंदर राह मुल्क के बका हुए, जैसे उन्होंने सिर्फ इसी गरज के लिए मौत को रोक रखा था। उन्हें अपनी बेटी को एक लंबी मौत के लिए गांव के हवाले करना था। बहुत दूर के 2-1 रिश्तेदार होंगे, मगर निक्की से उनका कोई वास्ता नहीं था। उन्होंने खुद को और ज्यादा दूर कर लिया था। गांव कैसा है, ये निक्की के माँ बाप अच्छी तरह से जानते थे। उनकी बेटी सारी उम्र रोती रहेगी, ये भी उनको अच्छी तरह से मालूम था। मगर उन्हें तो अपनी जिंदगी में एक फर्ज से सुबुकदोश होना था, और ऐसे सुबुकदोश हुए कि सारा बोझ निक्की के नातवा कंधों पर डाल गए। तलाक लेने से निक्की का यह मतलब नहीं था कि किसी शरीफ से निकाह करना चाहती थी। दूसरी शादी का उसको कभी ख्याल तक नहीं आया। तलाक होने के बाद वो क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, इसके मुतल्लिक भी निक्की ने कभी सोचा नहीं था। असल में वो हर रोज की बक और झिक झिक से सिर्फ एक इत्मीनान की सांस लेना चाहती थी।
इसके बाद जो होने वाला था उसको निक्की बखुशी बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। लड़ाई झगड़े का आगाज तो पहले रोज से ही हो गया था जब निक्की दुल्हन बनकर गांव के घर गई थी, लेकिन तलाक का सवाल उस वक्त पैदा हुआ था जब वो गांव के सुधार के लिए दुआएं मांग मांग कर आजिज आ गई थी और उसके हाथ अपनी या उसकी मौत के लिए उठने लगे थे। अब यह हीला भी बेअसर साबित हुआ तो उसने अपने शौहर की मिन्नत समाजत शुरू की कि वो इसे बख्श दे और अलहिदा कर दे। मगर कुदरत की सितम ज़रीफी देखिए कि 10 बरस के बाद तकिए में एक अधेड़ उम्र की मिरासन से गांव की आंख लड़ी और एक दिन उसके कहने पर उसने निक्की को तलाक दे दिया और बेटी पर भी हक न जताया। हालांकि निक्की को हमेशा इस बात का धड़का रहता कि अगर उसका शौहर तलाक पर राजी हो भी गया तो वो बेटी कभी उसके हवाले नहीं करेगा। बहरहाल निक्की नचतन हो गई और एक छोटी सी कोठरी किराए पर लेकर चैन के दिन गुजारने लगी। उसके 10 बरस उदास खामोशी में गुजरे थे। दिल में हर रोज उसके बड़े बड़े तूफान जमा होते थे, मगर वो खाविन के सामने उफ तक नहीं कर सकती थी, इसलिए कि उसे बचपन से ही ये तालीम मिली थी कि शौहर के सामने बोलना एक ऐसा गुनाह है जो कभी बख्शा नहीं जाता। अब वो आजाद थी, इसलिए वह चाहती थी कि अपने 10 बरस की भड़ास किसी न किसी तरह निकाले। चुनाचे हमसाइयों से उसकी अक्सर लड़ाई भिड़ाई होने लगी। मामूली तू मैं होती जो गालियों की जंग में तब्दील हो जाती। निक्की पहले जिस कदर खामोश थी अब उसी कदर उसकी जुबान चलती थी। मिनटा मिनटी में वो अपने मदद मुकाबिल की 7 पीढ़ियां पुन कर रख देती थी। ऐसी ऐसी गालियां और सखनियां देती कि हरीफ के छक्के छूट जाते। आहिस्ता आहिस्ता सारे मोहल्ले पर निक्की की धाक बैठ गई। यहाँ कारोबारी किस्म के मर्द रहते थे जो सुबह सवेरे उठकर काम पर निकल जाते और रात देर घर लौटते। सारे दिन में औरतों में जो लड़ाई झगड़ा होता, इससे वो मर्द बिल्कुल अलग थलग रहते थे। इनमें से शायद किसी को पता भी नहीं था कि निक्की कौन है और मोहल्ले की सारी औरतें इससे क्यों दबती हैं। चरखा काटकर, बच्चों के लिए गड्ढे गड़ियां बनाकर और इसी तरह के कुछ छोटे मोटे काम कर वो गुजर औकात के लिए कुछ ना कुछ पैदा कर लेती थी। तलाक लिए अब उसे करीब करीब 1 बरस हो चला था। उसकी बेटी भोली अब 11 के लगभग थी और बड़ी सूरत से जवान हो रही थी, तो निक्की को उसके शादी ब्याह की बहुत फिक्र हुई। उसके अपने जेवर थे जो एक एक करके गांव ने चट कर लिए थे। एक सिर्फ नाक की कील बाकी रह गई थी, वो भी घिस घिसाकर आधी रह गई थी। उसे भोली का पूरा दहेज बनाना था और इसके लिए काफी रुपया दरकार था। तालीम थी, वो उसने अपनी तरफ से ठीक से करा दी थी। कुरान खत्म करा दिया था। खाना पकाना खूब आता था। घर के दूसरे कामकाज भी अच्छी तरह से जानती थी। चूंकि निक्की को अपनी जिंदगी में बहुत तल्ख तजुर्बा हुआ था, इसलिए उसने भोली को खाविन का इताअत गुजार होने के लिए कभी इशारतन भी नहीं कहा था। वो चाहती थी कि उसकी बेटी ससुराल में छटकट पर बैठी राज करती रहे। मां के साथ जो कुछ बीता था, इस बिपता का सारा हाल भोली को मालूम था, मगर हमसाइयों के साथ जब निक्की की लड़ाई होती थी तो वो पानी पी पी कर उसे कोसती थी और उसे ये ताना देती थी कि वो मुतलका है जिसको खाविन ने सिर्फ इसलिए अलहिदा किया कि उस गरीब का नाक में दम कर रखा था, और बहुत सी बातें अपनी मां के किरदार और अवतार के मुतालिक उसकी समात में आती थी, मगर वो खामोश रहती थी। बड़े बड़े मार्के की लड़ाइयां होती, मगर वो कान समेटे अपने काम में लगी रहती।
जब सारे मोहल्ले पर निक्की की धाक बैठ गई तो कई औरतों ने मरूब होकर उसके पास आना जाना शुरू कर दिया। कई उसकी सहेलियां बन गई। जब उनकी अपनी किसी पड़ोसन से लड़ाई होती तो निक्की साथ देती और हर मुमकिन मदद करती। इसके बदले में कभी कमीज के लिए कपड़ा मिल जाता, कभी फल, कभी मिठाई और कभी कभी कोई भोली के लिए सूट भी सिलवा देता था। लेकिन जब निक्की ने देखा कि हर दूसरे तीसरे दिन उसे मोहल्ले की किसी न किसी औरत की लड़ाई में शरीक होना पड़ता है और उसके कामकाज का हर्ज होता है, तो उसने पहले दबी जबान से और फिर खुले लफ्जों में अपना मुआवजा मांगना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी फीस भी मुकर्रर कर ली। मार्के की जंग हो तो 25 रुपया, दिन ज्यादा लगे तो 40, मामूली चकचक के सिर्फ 4 रुपए और 2 वक्त का खाना, दरमियाने दर्जे की लड़ाई के 15 रुपए। किसी की सिफारिश हो तो कुछ रियायत भी कर देती थी। और चूंकि उसने दूसरों की तरफ से लड़ना अपना पेशा बना लिया था, इसलिए उसे मोहल्ले की तमाम औरतों और उनकी बहू बेटियों के तमाम फजीयतें याद रखने पड़ते थे। उनका तमाम हस्बो नस्म मालूम करके अपनी याददाश्त में महफूज रखना पड़ता था। मिसाल के तौर पर उसको मालूम था कि ऊंची हवेली वाले सौदागर की बोई जो अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, एक मोची की बेटी है। उसका बाप शहर में लोगों के जूते गांठता फिरता था और उसका खाविन जो जनाब शेख कहलाता है, मामूली कसाई था। किस लड़की का किसके साथ माशका है, कौन किसके साथ भाग गई, इसका हिसाब सब निक्की को मालूम था। ये तमाम मालूमात हासिल करने में वो काफी मेहनत करती थी। कुछ मसला उसे अपने मुवक्किलों से मिल जाता था। उसे अपनी मालूमात के साथ मिलाकर वो ऐसे ऐसे बम बनाती कि मदद मुकब्बिल के छक्के छूट जाते थे। होशियार वकीलों की तरह वो सबसे वजनी जर्ब सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करती थी जब लोहा पूरी तरह सुर्ख होता। चुनाचे ये जर्ब 16 आने फैसला कुन साबित होती थी। जब वो अपने मुवक्किल के साथ किसी महाज पर जाती थी तो घर से पूरी तरह कील कांटों से लैस होकर जाती थी। ताने, महीनों और गालियों और सटनियों को मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ आशिया भी इस्तेमाल करती थी। मिसाल के तौर पर घिसा हुआ जूता, फटी हुई कमीज, चिमटा, फुकनी वगैरह वगैरह। बाज औकात ऐसा भी होता कि आज वो जन्नते के लिए खीरा से लड़ी, 2-2.5 महीने बाद उसी खीरा से डबल फीस लेकर उसे जन्नते से लड़ना पड़ता था। ऐसे मौकों पर वो घबराती नहीं थी। उसे अपने फन में इस कदर महारत हासिल हो गई थी कि उसकी प्रैक्टिस में वो इतनी मुखलिस थी कि अगर कोई फीस देता तो अपनी भी धज्जियां बिखेर देती। निक्की अब फारिग गुलबाल थी। हर महीने अब उसे इतनी आमदन होने लगी थी कि इससे पस अंदाज करके अपनी बेटी भोली का दहेज बनाना शुरू कर दिया था। थोड़े ही अरसे में इतने गहने पाते और कपड़े लगते हो गए थे कि वो किसी भी वक्त अपनी बेटी को डोली में डाल सकती थी। अपने मिलने वालियों से वो भोली के लिए कोई अच्छा सा वर तलाश करने की बात कई मर्तबा कर चुकी थी। शुरू में तो उसको कोई इतनी जल्दी नहीं थी, मगर भोली 16 बरस की हो गई थी। लोठा की लोठा, कद काट की चूंकि अच्छी थी, इसीलिए 14वीं बरस में ही पूरी जवान औरत बन गई थी। 17वीं में तो ऐसा लगता था कि वो उसकी छोटी बहन है। चुनाचे अब निक्की को दिन रात उसके ब्याह की फिक्र सताने लगी। निक्की ने बड़ी दौड़ धूप की। कोई साफ इनकार तो नहीं करता था
मगर दिल से हामी भी नहीं भरता था। उसने महसूस किया कि हो ना हो लोग उससे डरते हैं। उसकी ये सिफत कि लड़ने के फन में अपना जवाब नहीं रखती थी, दरअसल इसके आड़े आ रही थी। निक्की को अब अपने पेशे से घिन आने लगी थी। उसने सोचा, ऐसा जलील काम क्यों उसने इख्तियार किया? मगर वो क्या करती? मोहल्ले में आराम चैन की जगह पैदा करने के लिए उसे पड़ोसियों का मुकाबला तो करना ही था। अगर वो ना करती तो उसे दब कर रहना पड़ता। पहले खाविन के जूते खाती थी, फिर उनकी पैजार की गुलामी करनी पड़ती। यह अजीब बात थी कि बरसों दबील रहने के बाद जब उसने अपना झुका हुआ सर उठाया और मुखालिफ कुव्वतों का मुकाबला करके उनको शिकस्त दी, ये कौमें झुककर उसकी इमदाद की तालिब हुई कि दूसरी कुव्वतों को शिकस्त दे, और उसको इस इमदाद पर कुछ इस तरह रागिब किया गया कि उसको चस्का ही पड़ गया। इसके मुतल्लिक वो सोचती तो इसका दिल न मानता था, क्योंकि उसने सिर्फ भोली की खातिर इस पेशे को, जिसे अब लोग जलील समझने लगे थे, इख्तियार किया था। यह भी कम अजीब चीज नहीं थी। निक्की को रुपए देकर किसी औरत पर उंगली रख दी जाती थी और इससे कहा जाता था कि वो उसकी 7 पीढ़ियां पुन डाले, इसके आबा और अज़ाद की सारी कमजोरियां माजी के मलबे से कुरेद कुरेद कर निकाले और उसके वजूद पर छेद कर दे। और निक्की ये काम बड़ी ईमानदारी से करती। वो गालियां जो उनके मुंह में ठीक नहीं बैठी, उसने अपने मुंह में बिठाई। उनकी बहू बेटियों के उयूब पर पर्दे डालकर वो दूसरों की बहू बेटियों में कीड़े डालती। गलीज से गलीज गालियां अपने उन मुवक्किलों की खातिर खुद भी खाती। पर अब कि उसकी बेटी के ब्याह का सवाल आया तो वो कमीनी, नीच और रजील बन गई थी। 1-2 मर्तबा तो उसके जी में आई कि मोहल्ले की उन तमाम औरतों को जिन्होंने उसकी बेटी को रिश्ता देने से इनकार किया था, बीच चौराहे में जमा करे और ऐसी गालियां दे उनके दिल कानों के पर्दे फट जाए। मगर वो सोचती कि अगर उसने ये गलती कर दी तो गरीब भोली का मुस्तकबिल बिल्कुल तरी और तार हो जाएगा। जब उसे चारों तरफ से मायूसी हुई तो निक्की ने शहर छोड़ने का इरादा कर लिया। एक तरफ यही रास्ता था जिससे भोली की शादी का कठिन मरहला तय हो सकता था। चुनाचे उसने एक रोज भोली से कहा, बेटा, मैंने सोचा है कि अब किसी और शहर में जाकर रहें। भोली ने चौंक कर पूछा, क्यों मां? बस अब यहां रहने को जी नहीं चाहता। निक्की ने उसकी तरफ ममता भरी नजरों से देखा और कहा, तेरी ब्याह की फिक्र में घुली जा रही हूं। यहां बैल मंडे नहीं चढ़ेगी। तेरी मां को सब रजील समझते हैं। भोली काफी सयानी थी, फौरन निक्की का मतलब समझ गई और उसने सिर्फ इतना कहा, हाँ मां। निक्की को इन 2 लफ्जों से सख्त सदमा पहुंचा। बड़े दुखी लहजे में उसने भोली से सवाल किया, भोली, क्या तू भी मुझे रजील समझती है? भोली ने जवाब न दिया और आटा गूंथने में मसरूफ हो गई। उस दिन निक्की ने अजीब अजीब बातें सोची। उसके सवाल करने पर भोली खामोश क्यों हो गई? क्या वो वाकई उसे रजील समझती है? क्या वो इतना भी नहीं कह सकती थी? नहीं मां,
क्या ये बाप के खून का असर था? बात में से बात निकल आती और वो बुरी तरह इनमें उलझ जाती। उसे बीते हुए 10 बरस याद आते, ब्याही जिंदगी के 10 बरस, जिसका एक एक दिन मार पीटी और गाली गलौज से भरा हुआ था। फिर वो अपनी नजरों के सामने मुतलका जिंदगी के दिन लाती। इनमें भी गालियां ही गालियां थी जो वो पैसों की खातिर दूसरों को देती रही। थक हार कर वो बाज औकात कोई सहारा टटोलने लगती और सोचती, क्या ही अच्छा होता कि वो तलाक न लेती। आज बेटी का बोझ गांव के कंधों पर होता। निखट्टू था, पल्ले दर्जे का जालिम था, ऐबी था, मगर बेटी के लिए जरूर कुछ ना कुछ करता। ये इसके उज्ज की इंतहा थी। पुरानी मारें और उनके दबे हुए दर्द अब आहिस्ता आहिस्ता निक्की के जोड़ों में उभरने लगे। पहले उसने कभी उफ तक नहीं की थी, पर अब उठते बैठते हाय 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 करने लगी। उसके कानों में हर वक्त एक शोर सा बरपा होने लगा, जैसे उनके पर्दों पर वो तमाम गालियां और सटनियां टकरा रही हैं जो अनगिनत लड़ाइयों में उसने इस्तेमाल की थी। उम्र उसकी ज्यादा नहीं थी, 40 के लगभग थी, मगर अब निक्की को महसूस होता था कि वो बूढ़ी हो गई है। उसकी कमर जवाब दे गई है। उसकी जबान जो कैंची की तरह चलती थी अब कुंद हो गई है। भोली से घर के काम काज के मुतालिक मामूली सी बात करते हुए उसको मशक्कत करनी पड़ती थी। निक्की बीमार पड़ गई और चारपाई के साथ लग गई। शुरू शुरू में तो वो इस बीमारी का मुकाबला करती रहती। भोली को उसने खबर तक नहीं होने दी कि अंदर ही अंदर कौन सी दीमक उसे चाट रही है। लेकिन एक दिन वो ऐसी निडाल हुई कि उससे उठा तक ना गया। भोली को बहुत तशवीश हुई। उसने हकीम को बुलाया, जिसने नब्ज देखकर बताया कि फिक्र की कोई बात नहीं है, पुराना बुखार है, इलाज से दूर हो जाएगा। इलाज बकाया होता रहा। भोली सादतमंद बेटियों की तरह मां की हर मुमकिन खिदमत बजा ला रही थी। इससे निक्की के दुखी दिल को काफी तकसीन होती थी, मगर मर्ज दूर न हुआ। बुखार पहले से तेज हो गया और आहिस्ता आहिस्ता निक्की की भूख गायब हो गई, जिसके बाइस वो बहुत ही लागर और नहीफ हो गई। औरतों में एक खुदादाद वस्फ होता है कि मरीज की शक्ल देखकर ही पहचान लेती हैं कि वो कितने दिन का मेहमान है। एक दो औरतें जब बीमार पुरसी के लिए निक्की के पास आईं तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो मुश्किल 10 रोज निकालेगी, और चुनाचे ये बात सारे मोहल्ले को मालूम हो गई। कोई बीमार हो, मरने के करीब हो तो औरतों के लिए एक अच्छी खासी तफरीह का बहाना निकल आता है। घर से बन सवर कर निकलती हैं और मरीज के सिरहाने बैठकर अपने तमाम मरहूम अजीजों को याद करती हैं। उनकी बीमारियों का जिक्र होता है। वो तमाम इलाज बयान किए जाते हैं जो लाइलाज साबित हुए थे, और गुफ्तगू का रुख पलटकर कमीजों की नई डिजाइनों की तरफ आ जाता है। निक्की ऐसी बातों से बहुत घबराती थी, लेकिन चूंकि वो खुद मरीजों के सिरहाने ऐसी ही बातें करती रही थी, इसलिए मजबूरन उसे यह खुराफात सुननी पड़ती।
एक रोज जब मोहल्ले की बहुत सी औरतें उसके घर जमा हो गईं, तो इस एहसास ने उसको बहुत मुस्तरब किया कि अब उसका वक्त आ चुका है। इनमें से हर एक चेहरे पर यह फैसला मरहूम था कि निक्की के दरवाजे पर मौत दस्तक दे रही है। जो औरत अंदर आती अपने साथ ये खटखट लाती। तंग आकर कई दफे निक्की के जी में आई कि कुंडी खोल दे और दस्तक देने वाले फरिश्ते को अंदर बुला ले। इन बीमार पुरुष औरतों को सबसे बड़ा अफसोस भोली का था। निक्की से वो बार बार जिक्र करती कि हाय हाय इस बेचारी का क्या होगा, दुनिया में गरीब की सिर्फ एक माँ ही है, वो भी चली गई तो इसका क्या होगा। फिर वो अल्लाह मियाँ से दुआ करती कि वो निक्की के जिंदगी में चंद दिनों का इजाफा कर देता तो वो भोली की तरफ से मुतमईन होकर मरे। पर निक्की को अच्छी तरह मालूम था कि ये दुआ बिल्कुल झूठी है। उन्हें भोली का इतना ख्याल होता तो वो उसके रिश्ते से इनकार क्यों करती। साफ इनकार नहीं किया था इसलिए कि ये दुनियादारी के उसूल के खिलाफ था, मगर किसी ने हामी भी नहीं भरी थी। वो छोटा सा कमरा जिसमें निक्की चारपाई पर पड़ी थी बीमार पुरुष औरतों से भरा हुआ था और भोली ने उनके बैठने का इंतजाम ऐसा मालूम होता है पहले से ही कर रखा था। बुखार तेज था, दिमाग तपा हुआ था। निक्की ने ऊपर तले बहुत सी तकलीफदेह बातें सोची तो बुखार और तेज हो गया और उस पर हिज़यानी कैफियत तारी हो गई। जल्दी जल्दी बेजोड़ बातें करने लगी। बीमार पुरुष औरतों ने मानी खेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। वो उठकर जाने ही वाली थी पर निक्की का वक्त करीब देखकर बैठ गईं। निक्की बके जा रही थी। ऐसा मालूम होता था वो किसी से लड़ रही है। मैं तेरी हष्ट पुष्ट को अच्छी तरह से जानती हूं। जो कुछ तूने मेरे साथ किया वो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मैंने अपने खाविन की 10 बरस गुलामी की। उसने मार मार कर मेरी खाल उधेड़ दी पर मैंने उफ तक नहीं की। अब तूने मुझ पर ये जुल्म किए। तूने मुझ पर ये जुल्म करने शुरू कर दिए। फिर वो कमरे में जमाशुदा औरतों को फटी फटी नजरों से देखती। तुम यहां क्या करने आई हो? नहीं, मैं किसी फीस पर भी लड़ने को तैयार नहीं। तुम में से हर एक के ऐब वही हैं, पुराने, सदियों के पुराने कीड़े। वो कीड़े फमा में हैं, वो तुम सब में हैं। तुम सब कोढ़ी हो और ये कोढ़ तुमने मुझे भी दे दिया है। लानत हो तुम सब पर खुदा। और वो हंसने लगती। मैं उस खुदा को भी जानती हूं, उसकी हष्ट पुष्ट को भी अच्छी तरह से जानती हूं। ये क्या दुनिया बनाई है तूने? ये क्या चक्कर चलाया है तूने अपनी दुनिया में? मेरे सामने आ, जरा मेरे सामने आ। आवाज निक्की के हलक में रुकने लगी। थोड़ी देर बाद घुंघरू बजने लगा। तशनों से वो बेचौताब खा रही थी और हिजानी कैफियत में चिल्ला रही थी, गाम मुझे ना मार, ओ गाम, ओ खुदा मुझे ना मार, ओ खुदा, ओ गाम, ओ गाम, ओ गाम। बड़बड़ाती आखिर निक्की बीमार पुरुष औरतों के अंदाज के ऐन मुताबिक
मर गई। भोली उन औरतों की खातिरदारी में मसरूफ थी। पानी का गिलास हाथ से गिराकर धड़ 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 अपना सिर पीटने लगी। तो ये थी मंटो साहब की लिखी हुई कहानी निक्की। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। और मुझे ये कहानी इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें एक तरफ तो जब ज़रूरत पड़ी तब औरतों ने निक्की का इस्तेमाल किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब निक्की को भोली के लिए एक दूल्हा ढूंढना था तो सब ने उससे किनारा कर लिया कि वो एक नीच औरत है। ये हमारे समाज का एक दोगला रूप है कि जब ज़रूरत पड़े तो काम ले लो और जब ज़रूरत नहीं हो तो उनको नज़रअंदाज कर दो, उनको छोड़ दो। तो आप सब लोग जो आज मेरे इस कहानी वाचन में सुनने में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।